एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड हुशू को देखते हैं, जो अपनी कंपनी से काम खत्म करके अपने मैरिज फंक्शन में जा रही होती है। आज हुशू की अपने फिंसे किरान से शादी थी। वह इस दिन को लेकर काफी एक्साइटेड थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो अपने वेडिंग बैंक्वेट पर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात किरान की माँ और अपने माँ पापा से होती है। वहां काफी सारे गेस्ट भी मौजूद थे, जो हुशू और किरान की शादी को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन अब तक किरान वहां नहीं पहुंचा था। इसी वजह से हुशू उसे मैसेज करती है और कॉल भी करती है, पर वह उसका कॉल पिक नहीं करता। माहौल थोड़ा असहज होने लगता है। तब तक हुशू अपना फोन वहां की बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर देती है और म्यूजिक प्ले कर देती है, ताकि सब कुछ सामान्य लगे। लेकिन तभी उसे किरान का एक वॉइस नोट मिलता है। वह जैसे ही उसे प्ले करती है, सब कुछ बदल जाता है। उस वॉइस नोट में किरान हुशू से ब्रेकअप की बात करता है और कहता है कि वह इस शादी में नहीं आएगा। ये आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। वहां मौजूद सभी लोग ये सुन लेते हैं और दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। हुशू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन एक ही पल में उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती बन जाता है। इसके बाद कहानी एक महीने आगे बढ़ती है। अब हुशू अपनी दोस्त झाओ के साथ उसके घर में शिफ्ट हो चुकी होती है। किरान द्वारा छोड़ दिए जाने की वजह से वो अब तक डिप्रेस थी। झाओ उसे इस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो उसे वर्चुअल गेम के टिकट दिखाती है और बताती है कि आज वे दोनों बाहर जा रही हैं, एक वर्चुअल मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने, जो उन्हें उनकी बोरिंग और दुखी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। दोनों गेम लोकेशन पर पहुंचती है। वहां उन्हें बाकी लोगों के साथ एक बैग और कॉस्ट्यूम दिया जाता है। हर बैग के साथ एक आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, यानी वे गेम के अंदर अपना किरदार रैंडम तरीके से चुन रहे थे। झाओ और हुशू तैयार होकर गेम एरिना में चली जाती है। जैसे ही वे वर्चुअल ग्लासेस पहनती हैं, उनके सामने एक बड़ा सा एंट्री गेट उभर आता है, जिसके पीछे था रोंगचिंग टाउन। ये गेम असल में चीन के रिपब्लिक एरा की टाइमलाइन में सेट था। सब कुछ बेहद रेट्रो थीम में था। उनके आउटफिट्स, रोंगचिंग टाउन की गलियां और चारों तरफ गिरती बर्फ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, उनके सामने मिस बाई आती हैं, जो रोंगचिंग इंटेलिजेंस सेंटर की ओनर होती है। उनके होटल में ही गेम में आए सभी गेस्ट को कमरे मिलने वाले थे। मिस बाई एक एक करके सभी को उनके कमरे की चाबियां देती है। लेकिन हुशू का इस गेम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह किसी भी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी जिससे वह अपना ब्रेकअप भूल पाए। वह झाओ से गेम की ड्यूरेशन के बारे में पूछती है। झाओ बताती है कि ये गेम पूरे 4 घंटे चलेगा। ये सुनकर हुशू अपने कमरे में कुछ देर सोने चली जाती है, ताकि टाइम पास हो जाए और वो जल्दी घर लौट सके। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है, अचानक बाहर रोंगचिंग पुलिस पहुंच जाती है। वे सभी को अपने अपने कमरों से बाहर आने का आदेश देते हैं। उसी समय हुशू को अपने कमरे में एक क्लू मिलता है। गेम के किरदार के अनुसार हुशू ने केमिस्ट्री में पीएचडी की हुई थी और उसके बैग में एक ओपियम बॉक्स भी था। उसके किरदार के लिए वह जरूरी था, लेकिन रोंगचिंग में ओपियम रखना गैरकानूनी था। अगर पुलिस के हाथ वह बॉक्स लग जाता तो उसे जेल हो सकती थी। इसलिए हुशू अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती है और पास के एक रेस्टोरेंट में छिप जाती है। वहां वह एक किरदार के सामने बैठ जाती है, जिसने टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ था। हुशू को लगता है कि वह जरूर कोई एनपीसी होगा, यानी असली खिलाड़ी नहीं। इसी सोच में वह उसकी प्लेट से खाना भी खाने लगती है। तभी एक और गेम कैरेक्टर उसके पास आता है और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने की बात करता है। हुशू उसे अपना ओपियम बॉक्स दे देती है, ताकि पुलिस का पीछा छूट सके। थोड़ी ही देर में पुलिस चीफ निंग वहां पहुंचता है और सबको बताता है कि उनके टाउन के मेयर का किसी ने मर्डर कर दिया है। पूरे टाउन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जब तक मर्डरर नहीं पकड़ा जाता, कोई भी टाउन से बाहर नहीं जा सकता। सभी की तलाशी होगी, क्योंकि कातिल उन्हीं में से एक है। जैसे ही तलाशी शुरू होने वाली होती है, वही किरदार हुशू को उसका ओपियम बॉक्स वापस दे देता है। हुशू सोचती है कि यह तो सिर्फ एक गेम है, अगर वो अरेस्ट भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। वह अपना बैग चीफ निंग को देने ही वाली होती है कि सामने बैठा वो आदमी अचानक उसे रोक देता है। यही इस ड्रामा का मेन लीड था, किन। गेम के अंदर वो एक वॉरलॉर्ड कमांडर का रोल प्ले कर रहा था। वह चीफ निंग को हुशू की तलाशी लेने से रोक देता है, लेकिन चीफ निंग गुस्से में हुशू को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां चीफ फेंग आता है और चीफ निंग को किन से इंट्रोड्यूस कराता है। दरअसल किन ने कुछ दिन पहले ही मिलिट्री ज्वाइन की थी और वह मेजर जनरल की पोजीशन पर था। इस वजह से चीफ निंग उसकी तलाशी नहीं ले सकता था। हुशू बच जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि चीफ फेंग उसे कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। वह उसे अपने साथ आने के लिए भी कहता है, लेकिन हुशू मना कर देती है और किन के साथ चली जाती है। ये देखकर फेंग और किन दोनों ही थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर आते ही किन उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है,
जिसने हुशियो से ओपियम लिया था और वापस किया था, क्योंकि उस बॉक्स के साथ उसने हुशियो को एक चाबी भी दे दी थी जो मेयर के घर की डुप्लीकेट की थी। यानी वो हुशियो को मेयर के मर्डर केस में फंसाना चाहता था। ये सब देखकर हुशियो अब थोड़ा सीरियस हो जाती है। वह किन को ओपियम बॉक्स वापस करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन किन वह बॉक्स फिर से हुशियो को देते हुए कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे किस चीज की जरूरत है। ये बात सुनकर हुशियो अपनी रियल लाइफ के बारे में सोचने लगती है। उसने असल जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल और सैक्रिफाइस किए थे। भले ही वो असल जिंदगी में कभी नहीं जीती, लेकिन इस गेम में तो वह जीतने की कोशिश कर सकती थी। अब वह अगले क्लू पर जाती है। क्लू के अनुसार वो ओपियम बेचकर डायमंड्स खरीद सकती थी और चीफ फेंग से अपना कर्ज चुका सकती थी। दरअसल फेंग ने पहले उसकी मदद की थी और अब उसे पेबैक करना था। हुशियो सबसे पहले झाओ को ढूंढती है और उससे कुछ गोल्ड कॉइन्स लेती है। फिर वह मिस बाई से मिलने जाती है। मिस बाई उसे ओपियम बेचने का एड्रेस बताती है। वहाँ उसे बस एक कटोरे में ओपियम रखना था और बदले में उसे जो चाहिए था वह मिल जाता। लेकिन उससे पहले वही रेस्टोरेंट वाला किरदार फिर से उसका ओपियम चुराने की कोशिश करता है। इस बार हुशियो उससे फाइट करती है और उसे अपना अगला क्लू मिलता है। उसे एक केमिकल फॉर्मूला ढूंढकर चीफ फेंग तक पहुंचाना था ताकि वह मेयर की पोजीशन हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही हुशियो अपने होटल रूम में जाती है, उसे पता चलता है कि उसका मिशन एक्सपोज हो चुका है। अब उसे जल्दी से अपना क्लू रोंगचिंग स्क्वायर में ब्लू स्कार्फ वाले व्यक्ति को देना होगा। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे किन ब्लू स्कार्फ में दिखाई देता है। वह उसे क्लू देने ही वाली होती है कि तभी एक और ब्लू स्कार्फ वाला व्यक्ति आ जाता है। हुशियो कंफ्यूज हो जाती है। तब किन उसे याद दिलाता है कि रेस्टोरेंट में उसे किसने बचाया था और कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता था। हुशियो उस पर भरोसा करती है और क्लू उसे दे देती है। उसका मिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद किन उसे ट्रेन की टिकट देता है और रोंगचिंग छोड़कर भाग जाने को कहता है, क्योंकि मिशन एक्सपोज होने के बाद चीफ फेंग और चीफ निंग दोनों के लोग उसके पीछे थे। दोनों मेयर बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे और इस राजनीति में हुशियो की जान खतरे में थी। और सच में ऐसा ही होता है। जैसे ही वो भाग रही होती है, कोई उसे गोली मार देता है। हुशियो का गेम वही खत्म हो जाता है और वह रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। गेम मैनेजर उसे बताता है कि वो सबसे पहले आउट हुई है। अगर वो जानना चाहती है कि आगे क्या हुआ तो उसे 4 घंटे इंतजार करके बाकी खिलाड़ियों के साथ सेशन में शामिल होना होगा या फिर अगले गेम में दोबारा हिस्सा लेना होगा। लेकिन तभी उसे अपने नेबर का कॉल आता है। उसके घर में लीकेज हो रही थी, इसलिए वह बिना एंडिंग जाने ही वहां से चली जाती है। अगले दिन वह झाओ से इस बारे में बात करती है। झाओ बताती है कि एंडिंग में किन रोंगचिंग टाउन का मेयर बन गया। उसने अपने दुश्मन को किसी हीरो की तरह 2 बार गोली मारकर खत्म कर दिया। ये सुनकर हुशियो समझ जाती है कि ये सब किन की पहले से बनाई हुई प्लानिंग थी। उसने पहले ही उसके क्लू पढ़ लिए थे। उसके कमरे से ब्लू स्कार्फ उठा लिया था और जिसने उसे 2 बार गोली मारी थी वह भी असल में किन ही था। ये जानकर हुशियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह फिर से गेम खेलने का फैसला करती है क्योंकि इस बार उसे किन को हराना था। रियल वर्ल्ड में हम किन को भी देखते हैं जिसका असली नाम शाओजी था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुशियो एक बार फिर गेम में जाती है क्योंकि उसे किन से बदला लेना था। इस बार उसे एक सूटेबल कैरेक्टर भी मिल जाता है। इस किरदार के अनुसार उसे पहले किन को मेयर बनने में मदद करने का नाटक करना था, फिर उससे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने थे ताकि चीफ निंग मेयर बन सके। इस बार गेम की कहानी में हुशियो के पास्ट में चीफ निंग ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसे उसका कर्ज चुकाना था। गेम में पहुंचते ही हुशियो सबसे पहले चीफ निंग से किन के खिलाफ एविडेंस ले लेती है। फिर वह किन के जनरल ऑफिस में जाकर वो एविडेंस रखने की कोशिश करती है ताकि उसे मेयर के मर्डर केस में फंसाया जा सके। लेकिन वहां पहले से ही कुछ प्लेयर्स मौजूद थे जो अपने फोन भी इस्तेमाल कर रहे थे। हुशियो उन्हें रोकती है और कहती है कि गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन वे हंसकर कहते हैं कि यह तो बस एक गेम है, इतने सीरियस होने की क्या जरूरत है। तभी उन्हें पता चलता है कि किन वहां आ रहा है। सब घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक किन के लोग उन्हें देख लेते हैं। वे दोनों प्लेयर्स तुरंत हुशियो को होस्टेज बना लेते हैं, उसे वही गिराकर खुद भाग जाते हैं। अब किन वहां पहुंचता है और हुशियो को हाथ देकर उठाता है। हुशियो पूरा ड्रामा करती है और कहती है कि वह तो उसकी मदद करने आई थी, लेकिन किन को उस पर थोड़ा शक होता है। वह अपने ऑफिस की पूरी चेकिंग करवाता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं रखा गया। हुशियो पकड़े जाने से बच जाती है क्योंकि उसने अभी तक एविडेंस ऑफिस में रखा ही नहीं था। इसके बाद वो किन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है, लेकिन किन चाहता है कि पहले हुशियो ये साबित करे कि वो सच में उसकी साइड है।
इसलिए हुशियू वह फॉर्मूला चुरा कर लाती है जो उसे पिछले गेम में मिला था और सीधे किन को दे देती है। किन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है किन के लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि किन पहले से जानता था कि हुशियू उसके लिए असली फॉर्मूला नहीं लाएगी। सच में उस लिफाफे में फॉर्मूला नहीं बल्कि वही एविडेंस था जिससे हुशियू उसे फंसाने वाली थी। ये देखकर किन हुशियू को गोली मारने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। हुशियू उससे एक मौका मांगती है। वह कहती है कि वह उसके लिए असली फॉर्मूला लाकर देगी, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि वह कहाँ छिपा है। किन उसे जाने देता है। हुशियू फॉर्मूला लेकर बाहर किन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन किन के आने से पहले ही चीफ फेंग वहां पहुंच जाता है और हुशियू को किडनैप कर लेता है। उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ किन बताई गई लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे हुशियू नहीं मिलती। उसे सड़क पर हुशियू के गिराए हुए स्नैक्स दिखते हैं। उन स्नैक्स को फॉलो करते हुए वो जेल तक पहुंच जाता है और हुशियू को बाहर निकाल लेता है। वह उस पर भरोसा करता है और उसे बचा भी लेता है। इसके बाद दोनों पोस्ट ऑफिस जाते हैं, क्योंकि हुशियू ने असली फॉर्मूला वहीं छिपाया था। जैसे ही किन वह लिफाफा लेता है, चीफ फेंग पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। लिफाफे के अंदर असल में वही एविडेंस होता है। इसी वजह से पुलिस किन को अरेस्ट कर लेती है। किन हुशियू की इस प्लानिंग से इम्प्रेस हो जाता है। असल में जब फेंग ने हुशियू को किडनैप किया था तभी हुशियू उसकी साइड हो गई थी, क्योंकि फेंग को भी किसी तरह किन को हराना था। इसलिए दोनों ने मिलकर ये पूरा एक्ट किया था। आखिरकार हुशियू गेम जीत जाती है और वह बहुत खुश होती है। गेम से बाहर आने के बाद गेम मैनेजर उसे एक एक्टिविटी के बारे में बताता है। वह चाहे तो अपने फेवरेट कैरेक्टर या प्लेयर के लिए एक नोट छोड़ सकती है। हुशियू किन के लिए एक नोट लिखती है कि वह उसे कभी नहीं हरा सकता। अगले दिन हुशियू अपने ऑफिस जाती है, क्योंकि उसके बॉस मिस्टर शू ने उसकी लीव कैंसिल कर दी थी। वजह ये थी कि मिस्टर शू के डॉग को पेट सैलून ले जाना था और ये काम हुशियू को ही करना था। ये सुनकर हुशियू उसे याद दिलाती है कि उसने 3 साल पहले ये जॉब इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वह आर्किटेक्ट बन सके, लेकिन अब तक मिस्टर शू ने उसे डिजाइन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं किया था। मिस्टर शू वही पुराने बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि वह उसकी असिस्टेंट है, उसे डिजाइन डिपार्टमेंट में जाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर हुशियू को किन की कही बात याद आती है कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे किस चीज की जरूरत है। इस बार हुशियू अपने बॉस से हिम्मत के साथ बात करती है और नौकरी से रिजाइन कर देती है। अब वह अपने आर्किटेक्ट बनने के सपने को फॉलो करने वाली थी। वह ये बात झाओ को भी बताती है। झाओ खुश होती है क्योंकि हुशियू के अंदर बदलाव आ रहा था। वह नई शुरुआत करना चाहती थी। इसके बाद हुशियू एक बार फिर गेम खेलने जाती है। पिछली बार जब निंग मेयर बना था तब किन ने उसे जीतते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो सब कुछ दोबारा करना चाहती थी। उसे वही कैरेक्टर भी मिल जाता है, लेकिन इस बार जनरल किन की जगह किसी और प्लेयर ने ले ली थी। ये देखकर हुशियू का गेम खेलने में मन नहीं लगता। वो जल्दी से गेम खत्म करके रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। वो गेम मैनेजर से किन के बारे में पूछती है। मैनेजर बताता है कि किन का कैरेक्टर प्ले करने वाला प्लेयर उनका स्पेशल गेस्ट है। वो रोटेशन में अपने कैरेक्टर चुनता है और कभी कभी ही आता है, यानी आज शाओ गेम खेलने नहीं आया था। लेकिन मैनेजर उससे ज्यादा पर्सनल डिटेल्स देने से मना कर देता है। वह न तो हुशियू को उसका असली नाम बताता है और न ही कोई जानकारी देता है। अब हुशियू खुद ही उसकी असली पहचान ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कहीं भी उसे किन की रियल आइडेंटिटी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं, जो इस मर्डर मिस्ट्री गेम का डिजाइनर है और शाओ का दोस्त भी है। जब उसे मैनेजर से पता चलता है कि कोई शाओ के बारे में पर्सनली पूछ रहा था, तो वह शाओ से मिलकर उसे ये बात बताता है। हम ये भी जान पाते हैं कि शाओ कुछ दिनों से गेम में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वह अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। अगले दिन वह एक अपार्टमेंट देखने जाता है, वही अपार्टमेंट जहां हुशियू रहती थी। उसी दिन हुशियू से मिलने उसके मम्मी पापा भी आते हैं। उनके पीछे पीछे किरान की माँ भी वहां पहुंच जाती है। वह उन लोगों से हुशियू को दिए गए गिफ्ट्स के पैसे वापस लेने आई थी, क्योंकि शादी कैंसिल हो गई थी। वहां सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। शाओ ये सब सुन लेता है। उसे अपनी लैंडलॉर्ड से पता चलता है कि ऊपर एक लड़की रहती है जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही उसका फिन से भाग गया। हालांकि शाओ इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी हुशियू घर आ जाती है। वह किरान की माँ को साफ मना कर देती है कि वह कोई पैसे वापस नहीं देगी, क्योंकि उसे छोड़ा गया था, उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक पल के लिए हुशियू और शाओ आमने सामने आने वाले होते हैं, लेकिन तभी हुशियू के पापा उसे अंदर बुला लेते हैं। वह अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन देखती है कि उनके पैर में अभी भी दर्द है। उन्हें पहले चोट लगी थी, इसलिए वह अपने माता पिता को और परेशान नहीं करती और अपनी नौकरी के बारे में सच नहीं बताती।
अपना मूड हल्का करने के लिए वो बाहर चली जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुशियो की बेस्ट फ्रेंड झाओ अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में गई होती है। उसका पति एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने अपनी पार्टी में उसी मर्डर मिस्ट्री गेम के कुछ प्लेयर्स को भी बुलाया होता है। उन्हीं में से एक किन भी था। जैसे ही झाओ किन का नाम सुनती है, उसे तुरंत याद आता है कि हुशियो भी तो किन को ही ढूंढ रही है। इसलिए वह उसी समय हुशियो को कॉल करके पार्टी में बुला लेती है। लेकिन पार्टी में जो किन आया होता है वह असल में शाओ नहीं होता, बल्कि वही प्लेयर होता है जिसके साथ हुशियो ने पिछली बार गेम खेला था। हुशियो तुरंत समझ जाती है कि अगर ये वाला किन यहाँ मौजूद है तो जिसे वो ढूंढ रही है वह जरूर गेम खेलने गया होगा। उत्साह में वो तुरंत पार्टी से निकल जाती है और गेम सेंटर पहुंचती है। भले ही वो लेट पहुंची थी, लेकिन इस बार उसे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं था। वह कुछ भी रोल प्ले करने को तैयार थी, बस किन से मिलना चाहती थी। इस बार उसे रोल मिलता है एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट का, और उसका मिशन था मेयर को मारे जाने से पहले ढूंढ निकालना। किन के ऑफिस से उसे पता चलता है कि अगर उसे मेयर के पुराने पते की चाबियां चाहिए तो उसे मिस बाई से मिलना होगा। हुशियो मिस बाई से मिलकर चाबियां ले लेती है, लेकिन जो एड्रेस उसे मिलता है वो असल में एक हॉन्टेड हाउस होता है। वह डरते डरते अंदर जाती है। उसे अपना क्लू तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है बहुत सारी स्पिरिट्स उस पर हमला कर देती है। हुशियो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे वैसे भी हॉरर गेम्स पसंद नहीं थे। वह उन स्पिरिट्स को सच में असली समझने लगती है। तभी अचानक किन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। किन उसे बताता है कि गेम के अंदर स्पिरिट इफेक्ट्स आज ही अपग्रेड हुए हैं। वह एक स्पिरिट को शूट करके दिखाता है। जैसे ही वो गोली मारता है उस स्पिरिट के अंदर से चेरी ब्लॉसम्स निकलने लगते हैं। ये देखकर हुशियो हैरान रह जाती है। डर की वजह से वो बाहर भी किन का हाथ पकड़े रहती है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह फिर से चेरी ब्लॉसम्स देखना चाहती है। क्या वह उसके लिए दोबारा स्पिरिट्स को शूट करेगा? किन उसकी बात मान लेता है। दोनों साथ में खूबसूरत विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं। इसके बाद किन गेम कंट्रोल सेंटर में जाकर हॉन्टेड हाउस के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। उसी दौरान हुशियो उसे अपने साथ लॉक कर लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वह पूछती है कि वो अचानक उसे बचाने हॉन्टेड हाउस कैसे पहुंच गया। क्या उसके पास मेयर से जुड़ा कोई क्लू है? क्योंकि जो क्लू हुशियो को मिला था वह किन के मेयर बनने में बहुत काम का था। किन बताता है कि उसे कंट्रोल सेंटर से कॉल आया था कि कोई प्लेयर हॉन्टेड हाउस में फंस गया है, इसलिए वो वहां पहुंचा। जहां तक क्लू की बात है, उसे पूरा शक था कि चीफ फेंग के घर में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वो हुशियो से उसका क्लू लेकर उसके साथ डील कर लेता है और दोनों मिलकर फेंग के घर जाते हैं। वहां फेंग की नजरों से बचने के लिए उन्हें एक पिलर के पीछे छिपना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर किन हुशियो के बैग से उस लॉक की चाबी चुरा लेता है। आखिरकार वे मेयर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन किन मेयर के साथ वहीं से निकल जाता है और हुशियो को उसी कमरे में लॉक कर देता है। जाते जाते वह उससे कहता है वह कभी भी किन से नहीं जीत सकती। गेम खत्म हो जाता है। बाहर आकर शाओ अपनी टीम को रिपोर्ट करता है कि हॉन्टेड हाउस को गेम से हटा देना चाहिए, क्योंकि वह प्लेयर्स के लिए सुरक्षित नहीं है। असल में शाओ को हुशियो की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ हुशियो बाहर अपनी राइड का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने शाओ आ जाता है। बारिश हो रही थी। हुशियो उसे अपना छाता देने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसकी तरफ देखता भी नहीं और चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर हुशियो को एहसास होता है कि वह अपने फैंटेसी गेम में नहीं है। असल दुनिया गेम की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत नहीं है। हम शाओ को भी उसकी असली जिंदगी में देखते हैं। वह किन की तरह आत्मविश्वासी नहीं था, बल्कि वह भी एक डिप्रेस्ड बिजनेसमैन था। अगले दिन हुशियो नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। वह अपना रिज्यूमे ऑनलाइन अपलोड करती है। झाओ उसे एक आइडिया देती है। अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वह अपने अपार्टमेंट का अटिक रेंट पर दे सकती है। इसके बाद हुशियो एक सुपरमार्केट जाती है। वहां उसे एक जूस कैन लेना होता है, लेकिन शेल्फ के दूसरी तरफ से वही जूस कैन कोई और भी पकड़ लेता है। कैन को लेने की कोशिश में हुशियो फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसका स्लीपर भी शेल्फ के दूसरी तरफ गिर जाता है। वह उसे उठाने पीछे जाती है और सामने शाओ को देखती है। शाओ अब भी उसे न पहचानने का नाटक करता है। हुशियो उसे पूरे रास्ते फॉलो करती है। शाओ उसी अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे रेंट पर घर चाहिए था, लेकिन उस बिल्डिंग में उसे कोई भी खाली घर नहीं मिलता। तभी हुशियो बाहर आती है। दरअसल उसे अपना अटिक रेंट पर देना था और उसने उसका नोटिस बाहर लगा दिया था। शाओ अपने एजेंट से बात करता है कि उसे वही अटिक चाहिए, लेकिन एजेंट बताता है कि नोटिस में साफ लिखा है कि हुशियो किसी एजेंट से बात नहीं करेगी। अगर किसी को अटिक चाहिए तो उसे खुद वहां आना होगा। अब शाओ अपने दोस्त गोंग की मदद लेता है
और उसे हुशियू से मिलने भेजता है। दोनों आपस में सीक्रेटली संपर्क में भी रहते हैं। गोंग जानबूझकर हुशियू के अपार्टमेंट की बुराई करता है ताकि उसे लगे कि कोई और उसका अटिक नहीं लेगा, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उसी समय हुशियू झाओ से फोन पर बात कर रही होती है और वो तय कर लेती है कि वह सिर्फ किसी फीमेल टेनेंट को ही रूम देगी। अब गोंग को प्लान बदलना पड़ता है। वो हुशियू से डबल अमाउंट में पूरा अपार्टमेंट ही रेंट पर ले लेता है। हुशियू मान जाती है और खुद झाओ के कैफे में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं। वह अपने ड्रॉअर से एक फोटो निकालता है और अपने सूटकेस में रखता है। उस फोटो में वह अपने पिता के साथ था। यही हमें पता चलता है कि शाओ का अपने पिता के साथ कोई पास्ट ट्रॉमा था। शायद यही वजह थी कि वो इतना डिप्रेस था। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुशियू अपना कार्ड होल्डर घर पर ही भूल गई होती है। उसे लेने के लिए वो वापस अपने अपार्टमेंट जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है कि अंदर शाओ था, इसलिए वह दरवाजे के पीछे से सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालकर हुशियू को उसका कार्ड होल्डर दे देता है और कहता है कि उसे एलर्जी हो गई है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। हुशियू को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन बाद में वह वापस आकर उसके लिए एलर्जी की दवाइयाँ भी छोड़ जाती है। इसके बाद वह झाओ के कैफे में उसकी मदद करने चली जाती है। उसे कुछ ऑर्डर उसी मर्डर मिस्ट्री गेम की बिल्डिंग में भी डिलीवर करने थे। वहाँ वह गोंग को अंदर जाते हुए देख लेती है। तभी उसे पता चलता है कि गोंग उस गेम कंपनी का ओनर है और उसे कोई एलर्जी नहीं हुई थी। उसे शक हो जाता है। वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है और अंदर झांकने की कोशिश करती है। वहाँ वह गोंग की जगह शाओ को अंदर जाते हुए देख लेती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में असल में गोंग नहीं बल्कि शाओ रह रहा है। शाओ को परेशान करने के लिए वो अटिक के बेड और वार्डरोब बदलने का बहाना बनाकर फिर से अपार्टमेंट पहुंच जाती है। दरवाजे पर उसे देखकर शाओ घबरा जाता है और तुरंत गोंग को बुला लेता है। गोंग बड़ी मुश्किल से पड़ोसी की खिड़की से कूदकर घर के अंदर आता है। जैसे ही गोंग अंदर आता है, शाओ जल्दी से वार्डरोब के अंदर छिप जाता है। हुशियू अंदर आती है। वह तुरंत एक्स्ट्रा स्लीपर्स नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि शाओ कहीं न कहीं छिपा हुआ है, लेकिन वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। उसके जाने के बाद शाओ बाहर निकलता है। वह भी समझ चुका था कि हुशियू सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कान भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुशियू अपने मम्मी पापा के घर डिनर के लिए जाती है। वहाँ उसके माता पिता उसकी नौकरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि हुशियू ने रिजाइन कर दिया है। वे उसके बॉस के लिए एक गिफ्ट भी तैयार करते हैं। तभी हुशियू को एक कंपनी से कॉल आता है। उन्होंने उसका रिज्यूमे देखा था और वे उसे हायर करना चाहते थे। ये सुनकर हुशियू बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लगती है। वो गोंग को मैसेज करके बता देती है कि वह अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने घर आएगी। गोंग ये बात शाओ को बता देता है। शाओ हुशियू की मदद करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स कपबोर्ड के ऊपर से नीचे उतार देता है। उसी बॉक्स में उसे एक आर्किटेक्चर की किताब भी दिखाई देती है। किताब देखकर शाओ सोचने लगता है कि शायद हुशियू भी उसकी तरह आर्किटेक्चर प्रोफेशन में है। इसके बाद वो घर से निकल जाता है और हुशियू आकर अपना सामान लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम झाओ और उसके पति को देखते हैं। झाओ नोटिस करती है कि उसका पति उसे ठीक से समय नहीं दे पा रहा है। वह अपने ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा है। इस वजह से झाओ खुद को थोड़ा अकेला महसूस करने लगती है। अगले दिन हुशियू इंटरव्यू देने जाती है। उसी समय उसे पता चलता है कि उसके पापा के घायल पैर में इमरजेंसी सर्जरी होने वाली है। अब उसे समझ में आता है कि उसे नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है। वह पूरी तैयारी के साथ आर्किटेक्चर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन वहाँ भी उसे यही कहा जाता है कि वह सिर्फ असिस्टेंट बनने के लायक है। वे लोग उसे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हायर नहीं कर सकते। ये सुनकर हुशियू बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि जिस लिफ्ट से वह नीचे जा रही है, उसी लिफ्ट में उस कंपनी के सीईओ मिस्टर पाई मौजूद थे। इसके बाद हुशियू को एक पड़ोसी का कॉल आता है। लोगों ने शाओ को सोसाइटी में घूमते हुए और नोट्स लेते हुए देखा था। उसके पास कोई पेपरवर्क भी नहीं था जिससे साबित हो कि वो हुशियू के अपार्टमेंट में रहता है, इसलिए सब लोग उस पर शक कर रहे थे। हुशियू सही समय पर पहुंच जाती है और सबके सामने बता देती है कि शाओ उसका टेनेंट है। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं। शाओ उससे माफी मांगता है, लेकिन हुशियू कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पहले से जानती थी कि वहाँ गोंग नहीं बल्कि शाओ रह रहा है। शाओ नोटिस करता है कि हुशियू थोड़ी परेशान लग रही है। वह उससे पूछता है कि वह क्या सोच रही है। हुशियू उसे सब कुछ बता देती है कि वो आज इंटरव्यू देने गई थी। वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया।
हर जगह उसे सिर्फ असिस्टेंट बनने लायक समझा गया, इसलिए वो अपसेट है। उसे लगने लगा है कि उसका सपना खत्म हो रहा है। इसके बाद वो घर चली जाती है। शाओ भी घर जाकर हुशियू के बाकी प्रोजेक्ट्स देखता है। उसे वे प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि सच में हुशियू काबिल थी। इसी बीच जब हुशियू को उसी कंपनी से जॉब कंफर्मेशन का मैसेज आता है, तो वह नौकरी रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन वह झाओ के कैफे में होती है। तभी उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है कि पिछली बार जो गिफ्ट हुशियू अपने बॉस को देने वाली थी, वो घर पर ही भूल गई थी। अब उसके मम्मी पापा वो गिफ्ट लौटाने और उससे मिलने उसके घर आ रहे थे। ये सुनते ही हुशियू घबरा जाती है, क्योंकि उसके माता पिता को ये नहीं पता था कि उसने अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया है। वह तुरंत टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचती है। वह गोंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गोंग कॉल पिक नहीं करता। जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है, उसे अपने मम्मी पापा वहीं मिल जाते हैं। वह उनके सामने नाटक करने लगती है, जैसे कि उसके पास घर की चाबी नहीं है। लेकिन तभी उसकी माँ अपनी स्पेयर की निकालकर उसे देती है और दरवाजा खोलने को कहती है। अब हुशियू जोर जोर से कहती है कि वह दरवाजा खोलने वाली है, ताकि अंदर शाओ भी तैयार हो जाए। हुशियू अपने मम्मी पापा के साथ घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर शाओ नहीं होता, क्योंकि वो गोंग के साथ अपने डिजाइन में व्यस्त था। हुशियू दरवाजे पर डू नॉट एंटर का एक नोट लगा देती है। उसके मम्मी पापा उसके लिए डिनर बनाने लगते हैं, क्योंकि वे साथ में खाना खाकर ही वापस जाने वाले थे। दूसरी तरफ गोंग फ्री होकर अपना फोन चेक करता है। उसे हुशियू के कई मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। वह कॉल बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ होता है। ये देखकर शाओ को उसकी चिंता होती है और वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है, हुशियू बाहर आ जाती है और उसे सारी बात बता देती है। दोनों साथ में कुछ प्लान कर ही रहे होते हैं कि तभी हुशियू की माँ बाहर आ जाती है और शाओ को देख लेती है। अब हुशियू एक और झूठ बोलती है। वह कहती है कि शाओ उसका कलीग है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेने आया है। इसी बहाने शाओ भी उनके साथ डिनर पर बैठ जाता है। डिनर के दौरान वो हुशियू को हल्का फुल्का छेड़ता है, जैसे उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इससे बचने के लिए हुशियू उसे बहाने से सुपरमार्केट ले जाती है। वहाँ दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हुशियू को उसकी फेवरेट डिजाइन कंपनी डायनामिज्म से कॉल आता है। वे उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। ये सुनकर हुशियू बेहद खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर शाओ भी मुस्कुरा उठता है। अगले दिन हुशियू इंटरव्यू देने जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट कंपनी का फाउंडर असल में शाओ ही है और वही उसका इंटरव्यू लेने वाला है। दरअसल जब शाओ ने हुशियू का काम देखा था, तब वो समझ गया था कि वह एक अच्छी आर्किटेक्ट बन सकती है, इसलिए उसने ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस हो जाता है जिससे शाओ को अपना पास्ट याद आ जाता है और वह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद हुशियू वहां से चली जाती है। फिर हम शाओ और उसकी मैनेजर की बातचीत से जान पाते हैं कि शाओ एक बड़े डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। उसकी ओपोनेंट वही कंपनी है जहां पहले हुशियू इंटरव्यू देने गई थी। साथ ही कोई शाओ पर नजर भी रख रहा था। दूसरी तरफ हुशियू झाओ के कैफे में बैठी सोच रही होती है कि शाओ इतना बड़ा और फेमस बिजनेसमैन है, फिर भी अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है और किराए के घर में क्यों रह रहा है। झाओ कहती है कि हर सफल इंसान की कोई न कोई अजीब सी हॉबी होती है, जैसे अकेले में डांस करना या कुछ इकट्ठा करना। शायद शाओ की भी कोई ऐसी ही हॉबी हो। इसके बाद हुशियू शाओ से अपना लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जाती है। शाओ उसे समझाता है कि उसे अपने माता पिता को सच बता देना चाहिए कि वो जॉबलेस होने की वजह से घर रेंट पर दे रही है। उसे खुद पर शक नहीं करना चाहिए कि वो आर्किटेक्ट नहीं बन पाएगी। ये सुनकर हुशियू थोड़ी आहत हो जाती है। वह कहती है कि उसने अपनी कमजोरी शाओ को इसलिए बताई थी क्योंकि वह उसे अपना दोस्त समझती थी, लेकिन अब वही उसकी कमजोरी की बात करके उसे रिजेक्ट कर रहा है। वह कहती है कि उसे खुद पर कोई डाउट नहीं है और जहाँ तक अपने माता पिता को बताने की बात है, उसके पापा को कुछ साल पहले चोट लगी थी। वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वह झाओ के साथ डिनर करने जाती है और उसे सब बता देती है कि शाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उसे डायनामिज्म कंपनी से अप्रूवल का मैसेज आता है। उसे नौकरी मिल गई थी। असल में शाओ ने इंटरव्यू के बाद ही मिस झो से डिस्कस कर लिया था कि वे लोग हुशियू को ही हायर करेंगे। हुशियू खुश होकर घर चली जाती है। वही झाओ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती है क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और उसका पति उसे लेने नहीं आया था। अगले दिन हुशियू का जॉब का पहला दिन होता है। कंपनी में उसे अच्छे कलीग्स मिलते हैं। वह शाओ को ऑफिस में आते हुए देखती है और सोचती है कि उसे उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने पिछली रात उसकी बातों को गलत समझ लिया था।
तभी शाओ उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। वह उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स देता है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कहता है। हुशियो उससे सॉरी कहने ही वाली होती है कि तभी मिस झो वहां आ जाती है। वह बताती है कि हर नए एम्प्लॉय के आने पर वे लोग एक डिनर गैदरिंग रखते हैं, इसलिए हुशियो को भी उसमें आना होगा। डिनर गैदरिंग में हुशियो थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। मिस झो कहती है कि वे उसे उसके घर छोड़ देंगी, लेकिन जैसे ही शाओ सुनता है कि हुशियो का घर वही है जहां वो खुद रेंट पर रह रहा है, वो सोच में पड़ जाता है। अगर कंपनी के लोग उसे वहां छोड़ने गए तो वे घर के अंदर उसका सामान देख लेंगे और सोचेंगे कि हुशियो और शाओ साथ रहते हैं, इसलिए वह मिस झो से कहता है कि वह खुद हुशियो को उसके घर छोड़ देगा। वह ये भी कहता है कि वह इतनी ड्रंक नहीं है कि उसे परेशान करे, लेकिन जैसे ही शाओ उसे अपनी कार में बैठाता है, हुशियो नशे में ये सोचने लगती है कि वो अब भी मर्डर मिस्ट्री गेम के अंदर है। उसे देखकर शाओ को हंसी भी आती है। दोनों आखिरकार शाओ के घर पहुंच जाते हैं। हुशियो नशे में ही शाओ के घर रुक जाती है। शाओ अटिक में सोने जाता है, लेकिन गलती से खुद को अंदर लॉक कर लेता है। दरवाजा बिना चाबी के खुल नहीं सकता था। कुछ देर बाद हुशियो की भी नींद खुल जाती है। वो समझ जाती है कि वह शाओ के घर में है। वह उससे बात करने के लिए अटिक की तरफ जाती है, लेकिन शाओ बताता है कि वह अंदर लॉक हो गया है और उसे बहुत तेज प्यास भी लगी है, इसलिए दोनों अपनी अपनी बालकनी में आ जाते हैं। हुशियो वहीं से बोतलें शाओ की तरफ बढ़ाती है। दोनों बात करते हैं। हुशियो शाओ से माफी मांगती है क्योंकि उसने उस दिन उसे गलत समझ लिया था। शाओ भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसकी कमजोरी देखकर उसे नौकरी नहीं दी थी, बल्कि उसे हुशियो के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है। उसने उसके प्रोजेक्ट्स देखे थे और वह जानता है कि हुशियो कुछ कर सकती है। ये सुनकर हुशियो खुश हो जाती है। वह शाओ से कहती है कि वह अपने प्रोजेक्ट्स उसके साथ शेयर करे ताकि वह डिजाइन कंपटीशन में कंपनी को जिताने के लिए कुछ आइडियाज निकाल सके। अगले दिन लॉक ठीक करवा दिया जाता है। हुशियो अपनी जॉब के लिए लेट हो रही होती है, लेकिन शाओ कहता है कि वे आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर वह उसे ड्रॉप कर देगा। दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। हुशियो उसे कहती है कि वे साथ में अंदर न जाए क्योंकि लोग उन्हें साथ देखकर उनके रिश्ते के बारे में गलत सोचेंगे। वह चुपके से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसके साथ ही अंदर आ जाता है और कहता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर हुशियो को अपने कलीग से पता चलता है कि शाओ की लेटेस्ट डिजाइन इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करने का फैसला लिया जा रहा है। ये सुनकर हुशियो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शाओ और मिस झो भी कंफ्यूज थे कि कंपनी से जानकारी लीक किसने की। उन्हें शक होता है प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर सन पर। असल में मिस्टर सन ही दोषी था। वह मिस्टर पाई के साथ मीटिंग कर रहा था और मिस्टर पाई ने ही ये सब करवाया था ताकि वो कंपटीशन में शाओ को हरा सके। इसी बीच शाओ को अपनी माँ का फोन आता है। उन्होंने भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की खबर देखी थी। वह शाओ से कहती है कि वह शांत रहे और अपने पिता की तरह कोई गलत कदम न उठाए। वो जल्द ही शंघाई आकर उससे मिलेंगी। ये सुनकर शाओ का मूड और भारी हो जाता है। वह अपना मन हल्का करने मर्डर मिस्ट्री गेम में चला जाता है। वहाँ उसे अपना बचपन याद आता है। उसके पिता ने एक बिल्डिंग डिजाइन की थी, लेकिन किसी कारणवश वो बिल्डिंग कमजोर साबित हुई और गिर गई। उस हादसे का इतना गहरा सदमा और पछतावा उसके पिता को हुआ कि उन्होंने उसी दिन वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद भी लोगों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्हें ही दोषी ठहराया। यही वजह थी कि शाओ अपने काम को लेकर इतना सीरियस था। वह सच सामने लाना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि उसके पिता गलत नहीं थे। उस हादसे में उनकी गलती नहीं थी। अगले दिन हुशियो अपनी डिजाइन्स मिस झो को दिखाती है। मिस झो उससे प्रभावित हो जाती है क्योंकि वह शाओ के साथ मिस्टर सन से मिलने जाने वाली थी। वो हुशियो को भी साथ ले जाती है। तीनों मिस्टर सन का इंतजार करते हैं, लेकिन वो काफी देर तक नहीं आता। दरअसल वह उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। वे वहाँ से निकल जाते हैं। मिस झो को और काम था, इसलिए हुशियो को शाओ के साथ ही जाना पड़ता है। हुशियो शाओ का मूड बेहतर करने के लिए उसे साथ में डिनर पर चलने को कहती है, लेकिन शाओ मना कर देता है क्योंकि वह उसे कहीं और ले जा रहा था। वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। शाओ हुशियो से कहता है कि वो बाहर इंतजार करे। अगर वो कुछ ऑर्डर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ड्रिंक बिल्कुल न करे। फिर शाओ एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वांग से मिलता है। वह उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिनों में जिस वेडिंग फंक्शन में वे शामिल होने वाले हैं, वहाँ लाइमन ग्रुप के मिस्टर शी को भी इनवाइट किया जाए। लाइमन ग्रुप ही उस डिजाइन कंपटीशन का इंचार्ज था। बाहर आकर पता चलता है कि शाओ ने हुशियो को ड्रिंक से इसलिए रोका था क्योंकि वह चाह रहा था कि हुशियो उसके लिए ड्राइव करे। दूसरी तरफ हम झाओ को देखते हैं। आज भी उसके पति ने उससे ठीक से बात नहीं की।
वह उसके दोस्त को फोन करती है। वो कहता है कि वे दोनों ओवरटाइम कर रहे हैं और ऑफिस में ही हैं। लेकिन उसी सड़क पर जाते हुए झाओ उस दोस्त को देख लेती है। वह उसका पीछा करती है और पता चलता है कि उसका पति भी उसी दोस्त के घर पर है। वह जाकर सच जानती है। उसका पति अपने बाकी कलीग्स के साथ वहाँ काम कर रहा था। उसे सच बताना पड़ता है। असल में वह एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नौकरी भी कर रहा था और ओवरटाइम भी, क्योंकि अगर वह अपनी मौजूदा कंपनी में रहता तो उसे मैनेजमेंट टीम में डालकर बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया जाता। और वह झाओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह पैसे कमाकर झाओ और अपने लिए एक घर लेना चाहता था। ये सुनकर झाओ कहती है कि अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह अपनी कैफे की सेविंग्स देकर उसकी मदद करेगी। अगले दिन हुशियो ऑनलाइन मिस्टर शी की प्रोफाइल देख रही होती है। तभी शाओ का कॉल आता है। वो हुशियो को अपनी डेट बनाकर वेडिंग फंक्शन में ले जाना चाहता था। हुशियो हामी भर देती है। दोनों एक आइलैंड पर वेडिंग अटेंड करने जाते हैं। वहाँ शाओ उसे बताता है कि जिस होटल में ये वेडिंग हो रही है वो होटल उसी ने डिजाइन किया है। वे मिस्टर वांग और उनकी बेटी से मिलते हैं जो दुल्हन थी। जैसे ही दुल्हन अपने पति को बुलाती है, हुशियो उसे देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि दुल्हन का पति था किरान, वही किरान जो हुशियो का एक्स बॉयफ्रेंड था और शादी के दिन उसे छोड़कर भाग गया था। उसे देखकर हुशियो साइड में चली जाती है। वो अचानक बहुत अजीब महसूस करने लगती है। शाओ भी उसकी हालत नोटिस कर लेता है, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसी समय मिस्टर शी वहाँ आ चुके थे और शाओ का उनसे मिलना बहुत जरूरी था। इसलिए वो हुशियो को अकेला छोड़कर चला जाता है। मिस्टर शी से मिलते समय शाओ को वह दिन याद आता है जब वह छोटा था और अपने पिता के साथ उनसे मिला था। दूसरी तरफ हुशियो शाओ को ढूंढ रही होती है। तभी दुल्हन उसे बात करने के लिए रोक लेती है। दुल्हन और हुशियो को साथ बात करते देख किरान थोड़ा नर्वस हो जाता है। किरान पिछले आधे साल से अपनी होने वाली पत्नी को डेट कर रहा था। वह शंघाई की अपनी सारी चीजें छोड़कर उसके पास आ गया था। इसी वजह से उसकी फिंसे ने जल्दी से जल्दी उससे शादी करने का फैसला कर लिया। ये सब सुनकर हुशियो को बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसी दौरान किरान उसे भी डेट कर रहा था और उससे शादी करने का वादा कर रहा था। दिल टूट जाने के बाद हुशियो अकेले रहने के लिए वॉशरूम चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ किरान अपनी माँ को बता देता है कि हुशियो वहाँ आ गई है और वह उसकी शादी खराब कर सकती है। किरान की माँ हुशियो को वॉशरूम में जाते हुए देख लेती है और जानबूझकर उसे अंदर ही लॉक कर देती है ताकि वो बाहर न आ सके। उसी समय हुशियो को शाओ का मैसेज आता है। शाओ की डिजाइन्स उसी के पास थी जो उसे मिस्टर शी को दिखानी थी। अब हुशियो सोच में पड़ जाती है कि वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि किसी भी तरह शाओ तक वे डिजाइन्स पहुंचाना जरूरी था। आखिरकार वो वॉशरूम की खिड़की से बाहर कूद जाती है। कूदते वक्त उसके सैंडल भी टूट जाते हैं, लेकिन बिना सैंडल के भी वह किसी तरह शाओ तक डिजाइन्स पहुंचा देती है। शाओ उसे बिना सैंडल के देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस समय उसका पूरा ध्यान मिस्टर शी पर था। वह अपनी डिजाइन्स और अपनी सोच से मिस्टर शी को भी प्रभावित कर देता है। मिस्टर शी को उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शाओ के पिता जैसी लगती है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि शाओ असल में किसका बेटा है। मीटिंग खत्म होने के बाद शाओ अपने स्लीपर्स हुशियो को पहनने के लिए देता है। फिर दोनों बोट की तरफ जाते हैं। शाओ हुशियो को वापस वेन्यू पर ले जाना चाहता था, लेकिन हुशियो मना कर देती है। वो कहती है कि वो बोट पर ही उसका इंतजार करेगी। इसलिए शाओ अकेले वेन्यू पर जाता है। वहाँ वह कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि हुशियो किरान की एक्स गर्लफ्रेंड है और किरान की माँ को उसे वॉशरूम तक फॉलो करते हुए देखा गया था। यह सुनकर शाओ तुरंत वापस हुशियो के पास जाता है। वो कहता है कि वह उसे वेन्यू पर ले जाने आया है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसे सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। असल में हुशियो शाओ की रेपुटेशन की वजह से छिपकर बैठी थी ताकि मिस्टर शी या मिस्टर वांग के साथ उसके रिश्ते खराब न हों। लेकिन शाओ ऐसा नहीं सोचता था। दोनों साथ में अंदर जाते हैं। हुशियो को देखकर किरान फिर से घबरा जाता है। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और घबराहट में अपनी रिंग तक नीचे गिरा देता है। हुशियो रिंग उठाने वाली होती है, लेकिन शाओ उसे रोक देता है ताकि किरान खुद झुककर अपनी औकात समझे। रात में किरान और उसकी पत्नी यानी मिस्टर वांग की बेटी मिस्टर वांग के साथ शाओ और हुशियो के साथ ड्रिंक शेयर करने आते हैं। तभी शाओ सबके सामने बता देता है कि कैसे किरान की माँ ने जानबूझकर हुशियो को वॉशरूम में लॉक कर दिया था। अब हुशियो भी चुप नहीं रहती। वो सबके सामने सच बता देती है कि कैसे किरान उसे भी डेट कर रहा था और 3 महीने पहले एंगेजमेंट के दिन ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। यानी वह एक ही समय में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था और अब बेशर्मी से मिस्टर वांग की बेटी से शादी कर रहा था, जबकि उसे उसकी कोई भी सच्चाई नहीं पता थी। ये सब सुनकर मिस्टर वांग की बेटी वही शादी तोड़ देती है।
किरान और उसकी माँ को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद शाओ और हुशियू वापस जाने लगते हैं। शाओ उसे उसकी हील्स पहनने के लिए देता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती। तब शाओ उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसे झाओ के कैफे तक छोड़ता है, जहाँ ऊपर के फ्लोर पर हुशियू रह रही थी। शाओ नोटिस करता है कि हुशियू का पैर चोटिल है, इसलिए वह झाओ को कॉल करके हुशियू से मिलने के लिए कहता है। झाओ उसके लिए दवा लेकर आती है। जब हुशियू को पता चलता है कि शाओ ने ही झाओ को भेजा है, तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह झाओ के साथ आज हुई सारी बातें शेयर करती है। झाओ किरान को बहुत कोसती है। अब हुशियू पूरी तरह किरान से मूव ऑन कर चुकी थी। वह अपने फैसले से खुश थी कि उसने सबके सामने सच बोलकर सही किया। अगले दिन ऑफिस में गुड न्यूज मिलती है। कंपनी फिर से कंपटीशन में वापस आ गई थी, यानी मिस्टर शी के साथ शाओ की मीटिंग सफल रही। लेकिन इस खबर से सिर्फ एक व्यक्ति खुश नहीं था, मिस्टर पाई। वो डायनामिज्म को पूरी तरह कंपटीशन से बाहर करना चाहता था। दूसरी तरफ हुशियू को अपने कलीग से पता चलता है कि कंपनी से जो जानकारी लीक हुई थी वो उनके ही कलीग मिस्टर जियांग ने की थी। मिस्टर जियांग रिजाइन करके जा चुका था। इसके बाद हुशियू शाओ के साथ लाइमन ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में जाती है। वह अपनी कार की चाबी बाहर ही भूल जाती है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ता है। इस बीच शाओ ऊपर चला जाता है। जब हुशियू वापस आ रही होती है तो वह मिस्टर जियांग को देखती है। वह कॉन्फ्रेंस में जाकर शाओ के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाला था। हुशियू उसे रोकने की कोशिश करती है। इस दौरान मिस्टर जियांग उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर पाई आकर हुशियू को बचा लेता है। वह उसे पहचान भी लेता है कि वो वही लड़की है जो उस दिन उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। हुशियू बताती है कि वह डायनामिज्म में काम करती है और कॉन्फ्रेंस में जा रही है। मिस्टर पाई भी कहता है कि वह उसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है और उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ शाओ हुशियू का इंतजार कर रहा होता है। जब वह मिस्टर पाई को हुशियू के साथ देखता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह और मिस्टर पाई काफी समय से एक दूसरे से नफरत करते थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शाओ हुशियू से पूछता है कि वह मिस्टर पाई के साथ क्या कर रही थी। हुशियू उसे बताती है कि उसने बाहर मिस्टर जियांग को देखा था और मिस्टर पाई ने उसे उसके हमले से बचाया। दूसरी तरफ हम मिस्टर पाई को मिस्टर जियांग के साथ देखते हैं। असल में मिस्टर जियांग ने ये सब मिस्टर पाई के कहने पर किया था, ताकि उसे मिस्टर पाई की कंपनी में नौकरी मिल सके। लेकिन मिस्टर पाई उसे नौकरी देने से भी मना कर देता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मिस्टर पाई बचपन से ही शाओ को जानता था और किसी वजह से उससे नफरत करता था। हमें पता चलता है कि शुरू में जो कंपनी आज मिस्टर पाई के पास है वह कभी शाओ के पिता की हुआ करती थी। वे उसका नाम झूलिंग रखना चाहते थे, लेकिन जब शाओ के पिता की मृत्यु हो गई तब शाओ को अपना सरनेम तक बदलना पड़ा। किसी तरह वह कंपनी मिस्टर पाई के हाथों में चली गई। मिस्टर पाई शाओ से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह उसका असली सच जानता था कि वह किसका बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ झूलिंग कंपनी के बाहर खड़ा है। वह मिस्टर पाई से बात करने आया था। वह साफ कहता है कि उसे पता है जियांग ने जो कुछ किया वह सब मिस्टर पाई के कहने पर किया था। शाओ सिर्फ एक डील करना चाहता था कि वे दोनों कंपटीशन में बराबरी से मुकाबला करेंगे, न कि एक दूसरे के खिलाफ चीटिंग करेंगे। दूसरी तरफ हुशियू झाओ के साथ होती है। उसे अपने पापा का कॉल आता है। उसके पापा ने कुछ केकड़े भेजे थे। हुशियू शाओ को फोन करके बता देती है। तब तक वे केकड़े शाओ को मिल चुके थे। हुशियू वे केकड़े उसे गिफ्ट कर देती है। अगले दिन हुशियू अपने कलीग के साथ साइट पर जाती है। वह अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट और सीरियस थी। उसका कलीग पूछता है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है, क्या उसे झूलिंग ग्रुप से डर नहीं लगता। हुशियू जवाब देती है कि उसे शाओ की डिजाइन्स पर पूरा भरोसा है। अगर वे कंपटीशन में वापस आ सकते हैं तो जीत भी सकते हैं। उसी समय झूलिंग ग्रुप से मिस्टर पाई भी इंस्पेक्शन के लिए वहां आ जाते हैं। हुशियू समझ जाती है कि मिस्टर पाई कंपटीशन में इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तभी मिस झो का कॉल आता है और हुशियू के कलीग को इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब हुशियू अकेले ही सारा काम करती है और रात तक साइट पर रुकती है। जब घर जाने का समय आता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी मिस्टर पाई उसके लिए छाता लेकर आता है और कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। हुशियू मना करती है, लेकिन मिस्टर पाई उसे समझाता है कि उस जगह पर अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। रास्ते में मिस्टर पाई उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो झूलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। वह मानता है कि पहले उसे अपनी कंपनी में न लेकर उसने गलती की थी, लेकिन हुशियू मना कर देती है। वह कहती है कि शाओ की कंपनी उसके लिए कंफर्टेबल है और वह वहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई है। उसी दौरान उनकी कार के सामने एक और कार आकर रुकती है। उसमें से शाओ उतरता है। उसे हुशियू के कलीग
और मिस झो की बातों से पता चला था कि हुशियो उस लोकेशन से अकेले आ रही है और मिस्टर पाई भी वही हैं। शाओ तुरंत कार से उतरकर हुशियो को अपनी कार में ले लेता है और उसे घर छोड़ता है। रास्ते में वह समझाता है कि उसे झूलिंग ग्रुप से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पहले जियांग वाले मामले में भी उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हुशियो इसे गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि शाओ उसे लेने सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसे डर था कि कहीं हुशियो भी जियांग की तरह धोखा न दे दे। ये सोचकर हुशियो उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है, जबकि असल में शाओ सिर्फ उसकी चिंता कर रहा था। अगले दिन भी दोनों के बीच माहौल थोड़ा अजीब रहता है। हुशियो खुद को साबित करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। वो ऑफिस में भी और घर जाकर भी प्रोजेक्ट डिजाइन पर काम करती रहती है। उसी समय झाओ उसे मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने के लिए लेने आ जाती है। आज उनके साथ झाओ का पति और उसका एक क्लाइंट भी आने वाला था। झाओ के पति को अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना था ताकि डील पक्की हो सके, लेकिन उसे वर्चुअल गेम खेलना नहीं आता था, इसलिए वह झाओ को साथ ले जा रहा था। गेम सेंटर पहुंचने पर झाओ के पति का क्लाइंट हुशियो के साथ थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगता है। वह उसके साथ ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। हुशियो असहज हो जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ये सब वह झाओ के पति की स्टार्टअप डील के लिए सहन कर रही थी। गेम में एंटर करते समय उसका स्कार्फ ओढ़कर आगे चला जाता है। जब वह उसे उठाने जाती है तो किन आकर उसे स्कार्फ देता है। किन के रोल में शाओ को देखकर हुशियो चौंक जाती है, क्योंकि आज तो कोई और किन आने वाला था। गेम शुरू होता है। हुशियो का मिशन था किन की पॉकेट वॉच चुराना, ताकि वह उसे गलत साबित करके मेयर बनने से रोक सके। लेकिन उससे पहले वही क्लाइंट उसे फिर परेशान करने आ जाता है। वो हुशियो को नई नई आइडेंटिटीज ट्राई करने के लिए कहता है। हुशियो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वह झाओ के पति की डील के लिए चुप थी। वह किसी तरह उससे बचकर भागती है और किन से मिलती है। किन साफ कहता है कि वो हुशियो पर भरोसा करता है, इसलिए उसने उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए चुना है। वह उससे पूछता है कि वह किससे बचकर भाग रही थी। हुशियो बताती है कि वह व्यक्ति झाओ के पति का क्लाइंट है और उसे बहुत परेशान कर रहा है। वह उसके साथ खेलना नहीं चाहती और उससे दूर रहना चाहती है। शाओ कहता है कि वह उस क्लाइंट को उससे दूर रखेगा। हुशियो जब शाओ के साथ होती है तो उसे अपना मिशन याद आता है। उसे तो शाओ की पॉकेट वॉच चुरानी थी, इसी वजह से वह चुपके से शाओ का कोट चेक करने लगती है। तभी उसकी नजर पास बैठे एक कपल पर पड़ती है, जो वही स्नैक्स खा रहे होते हैं जो हुशियो के फेवरेट थे। शाओ यह देख लेता है और उसके लिए वही स्नैक्स लाकर देता है। दोनों साथ में मूवी देख ही रहे होते हैं कि तभी वही क्लाइंट वहां आ जाता है, जो पहले से हुशियो को परेशान कर रहा था। उसे बचाने के लिए शाओ थिएटर के अंदर गोली चलाकर लाइट्स ऑफ कर देता है और हुशियो का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर आकर हुशियो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। तभी शाओ का असिस्टेंट आता है और उसे अपनी पॉकेट चेक करने के लिए कहता है। शाओ सोच रहा होता है कि शायद हुशियो ने उसकी पॉकेट वॉच चुरा ली होगी, लेकिन वॉच उसे अपनी ही जेब में मिलती है। साथ ही उसे चीफ निंग के खिलाफ एक क्लू भी मिलता है, जो हुशियो ने उसके लिए रखा था। यह देखकर शाओ कुछ समझ नहीं पाता और हुशियो से बात करने जाता है। हुशियो उससे कहती है कि अब उसके लिए गेम जीतना इतना जरूरी नहीं है। इस बार वह शाओ पर भरोसा करके उसे जिताने की कोशिश करेगी, और यह बात वह सिर्फ गेम के लिए नहीं बल्कि असली दुनिया के लिए भी कह रही थी। उसे विश्वास था कि डिजाइन कंपटीशन में भी शाओ ही जीतेगा और वह दिल से उसका साथ देगी। दूसरी तरफ झाओ और उसका पति भी गेम में मजे कर रहे होते हैं। तभी वही क्लाइंट वहां आ जाता है और झाओ से कहता है कि हुशियो एक कैरेक्टरलेस प्लेयर है, जो गेम में हैंडसम लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है। यह सुनकर झाओ को गुस्सा आ जाता है और वह क्लाइंट से बहस करने लगती है। क्लाइंट झाओ को भी इंसल्ट करता है और उसे थप्पड़ तक मार देता है। यह सब हुशियो दूर से देख लेती है। वह तुरंत दौड़कर आती है और बदले में उस क्लाइंट को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हंगामे के दौरान हुशियो एक स्टैच्यू पर गिर जाती है और वह स्टैच्यू उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी शाओ बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब गेम पूरी तरह बिगड़ चुका था। शाओ अनाउंस कर देता है कि वह पुलिस बुलाएगा और आज के सभी प्लेयर्स को रिफंड दिया जाएगा। कुछ लोग उससे पूछते हैं कि वह होता कौन है। शाओ बताता है कि वही इस गेम का बॉस है और सारे फैसले लेने का हक उसी को है। इसके बाद सब गेम से बाहर आ जाते हैं। झाओ हुशियो से कहती है कि वह शाओ से मिले, क्योंकि उसे बचाते समय उसे काफी चोट लगी थी। हुशियो शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वह खुद उससे ज्यादा पैनिक हो रही होती है और उसे सहारा देकर चलाती है। शाओ उसे याद दिलाता है कि चोट सिर्फ उसके हाथ में लगी है, पैर में नहीं। वह खुद चल सकता है। डॉक्टर के सामने भी हुशियो उसकी बहुत चिंता करती है।
डॉक्टर मजाक में कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब पता चलता है कि शाओ के हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं है तो हुशियू बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ झाओ का पति उसके लिए डिनर बनाता है। जब झाओ उससे पूछती है कि अब उसकी स्टार्टअप डील का क्या होगा तो वह कहता है कि उसे ऐसे इंसान के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हुशियू शाओ को घर छोड़ने जाती है। शाओ उसे अंदर चलने के लिए कहता है ताकि वे साथ में डिनर कर सकें। दोनों वही क्रैब सूप बनाते हैं जो हुशियू के पापा ने भेजे थे। हुशियू पूछती है कि जब उसे एविडेंस मिल गया था तो उसे मेयर ऑफिस जाना चाहिए था। वह डांस हॉल में क्या कर रहा था और अचानक उसे बचाने कैसे पहुंच गया। शाओ उसे वही पॉकेट वॉच दिखाता है और कहता है कि वह सिर्फ उसे उसकी ईमानदारी के लिए थैंक यू कहने जा रहा था। वह यह भी बताता है कि उस दिन वह उसे पिक करने शक की वजह से नहीं गया था। उसे हुशियू की चिंता थी क्योंकि झूलिंग ग्रुप कुछ भी कर सकता था। ये सुनकर हुशियू खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। फिर वह शाओ से पूछती है कि वह मर्डर मिस्ट्री गेम क्यों खेलता है। शाओ का जवाब भी हुशियू जैसा ही था। वह भी असली दुनिया की परेशानियां भूलने के लिए गेम खेलता था। उसे किन का रोल प्ले करना अच्छा लगता था। इसके बाद वह अपनी पॉकेट वॉच हुशियू को दे देता है। जब हुशियू घर जाकर वह वॉच खोलती है तो अंदर उसे एक फोटो मिलती है। वह फोटो शाओ और उसके पिता की थी। अगले दिन हुशियू शाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वह कहती है कि आज वह शाओ को ऑफिस ड्रॉप करेगी क्योंकि वह ड्राइव नहीं कर सकता। दूसरी तरफ गोंग को गेम में हुई घटना के बारे में पता चलता है। वह बाकी मेंबर्स के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और साफ समझ जाता है कि न झाओ की गलती थी न हुशियू की। उसी समय झाओ भी उससे बात करने वहां आती है। इधर शाओ अपनी कार की चाबियां हुशियू को दे देता है। अब वह उसका पार्ट टाइम ड्राइवर बनने वाली थी। काम खत्म करके हुशियू झाओ के कैफे जाती है। झाओ वहां से जा चुकी होती है। तभी झाओ के पति का वही क्लाइंट वहां आ जाता है। वह हुशियू को बताता है कि उसे पता है वह झाओ के कैफे में रेंट पर रह रही है जो उस लोकेशन की पॉलिसी के खिलाफ है। किसी को भी कमर्शियल प्लेस में रहना अलाउड नहीं था। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने जल्दी मूव आउट नहीं किया तो झाओ का कैफे भी बंद हो सकता है। अगले दिन हुशियू शाओ से बात करने जाती है। वह पूछती है कि क्या वह अब उसका अपार्टमेंट खाली करने वाला है क्योंकि वह तो प्रोजेक्ट की वजह से वहां शिफ्ट हुआ था और अब प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका था। शाओ मना कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए थे। तब हुशियू मजबूर होकर पूछती है कि क्या वह भी उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकती है क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन शाओ मना कर देता है। वह अपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकता था। इसलिए हुशियू एजेंट से मिलती है। उसे पता चलता है कि उसी बिल्डिंग में एक और अपार्टमेंट खाली है लेकिन उसका ओनर उसे न रेंट पर देना चाहता है न वहाँ कोई रहता है। वह अपार्टमेंट मिस्टर शी का था। मिस्टर शी अपने बचपन में अपने दादाजी के साथ वहाँ रहा करते थे। ये सुनकर हुशियू समझ जाती है कि शाओ ने उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट क्यों किया। वह एक बार फिर शाओ को मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वे अपार्टमेंट शेयर करेंगे तो वह उसके लिए ओवरटाइम भी कर लेगी। आखिरकार शाओ मान जाता है। हुशियू वहाँ शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद गोंग शाओ से मिलने आता है। शाओ उसे समझाता है कि अब वह बार बार उसके अपार्टमेंट पर न आए क्योंकि हुशियू भी अब वहाँ शिफ्ट हो गई है। ये सुनकर गोंग हैरान रह जाता है क्योंकि शाओ को कभी किसी के साथ रहना कंफर्टेबल नहीं लगता था और अब वह हुशियू के साथ रहने वाला था। हम देखते हैं कि हुशियू सोच रही होती है कि वह झाओ को कैसे समझाएगी कि वह कैफे से मूव आउट करने वाली है। लेकिन तभी झाओ खुद वहां आ जाती है और पैकिंग में उसकी मदद करने लगती है। वह भी नहीं चाहती थी कि हुशियू अकेले कैफे में रहे। इसके बाद हुशियू शाओ की कार से अपना सारा सामान शिफ्ट कर देती है। उसी समय शाओ घर आता है और देखता है कि बूढ़ी यानी उसकी कार बहुत गंदी हो चुकी है। वह हुशियू से कहता है कि उसे कार धोनी होगी। जब दोनों साथ में कार वॉश करने जाते हैं तो हुशियू कहती है कि वे यह काम कल भी कर सकते हैं। लेकिन यह सुनते ही शाओ अपने घायल हाथ से ही कार धोने लगता है। यह देखकर हुशियू को उसकी मदद करनी ही पड़ती है। शाओ उसे इस तरह परेशान करके मजा ले रहा था। अगले दिन ऑफिस में हुशियू को गेम क्लब से एक मैसेज आता है। असल में किसी ने झाओ का अपने क्लाइंट को गेम में थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल कर दिया था। लोगों को लग रहा था कि झाओ ने जानबूझकर क्लाइंट को मारा है। यह देखकर हुशियू को उसकी चिंता होती है। वह शाओ से ऑफिस से लीव लेने जाती है और कहती है कि उसे इमरजेंसी काम से जाना है। शाओ उसे अपनी कार दे देता है ताकि वह जल्दी पहुंच सके। दूसरी तरफ झाओ के कैफे में इंडस्ट्रियल ग्रुप का एक एजेंट आता है। वह बताता है कि झाओ के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है इसलिए उसका रेंट बढ़ाया जा रहा है।
झाओ परेशान हो जाती है कि आखिर किसने शिकायत की और वह इतना बढ़ा हुआ किराया कैसे देगी। तभी गोंग वहां आ जाता है। झाओ ने पहले ही उससे मदद मांगी थी, इसलिए गोंग ने पता लगा लिया था कि ये सारी परेशानी उसी क्लाइंट की वजह से हो रही है। वह बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। झाओ दुखी हो जाती है, लेकिन गोंग द्वारा दी गई पूरी वीडियो क्लिप वह ऑनलाइन अपलोड कर देती है। अब सबको सच पता चल जाता है कि उसने क्लाइंट को क्यों मारा था। इसके बाद झाओ कैफे में अकेली बैठी होती है। तभी हुशियू वहां पहुंचती है। वह उसके लिए कॉफी बनाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। दोनों साथ में बाहर निकलती हैं। तभी वही क्लाइंट उनकी कार देख लेता है। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वीडियो की वजह से उसे अपने सीनियर से डांट पड़ी थी। वह बदला लेने के लिए अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर पाई बीच में आ जाते हैं। जब वह देखते हैं कि कोई हुशियू को परेशान कर रहा है, तो वह अपनी कार से क्लाइंट का पीछा करते हैं, उसे रोड पर ब्लॉक करते हैं और पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं। हुशियू उन्हें धन्यवाद कहती है। झाओ उनसे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेती है ताकि उनकी कार के डैमेज का पैसा वह दे सके। लेकिन तभी मिस्टर पाई का असिस्टेंट आता है। मिस्टर पाई उसे अपनी कार देकर कहते हैं कि वह इसे फेंक सकता है, क्योंकि एक बार कोई चीज डिफेक्टिव हो जाए तो वह उसे अपने पास नहीं रखते। यही हमें पता चलता है कि वह हुशियू की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि शाओ को बर्बाद करने से पहले वह छोटी छोटी चीजों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसके बाद हुशियू घर जाकर शाओ को सब बता देती है। शाओ अपने कमरे में जाकर किसी को कॉल करता है। अगली सुबह हुशियू को झाओ का मैसेज मिलता है। इंडस्ट्रियल ग्रुप का लीडर खुद माफी मांगने आया था और उस क्लाइंट को नौकरी से निकाल दिया गया था। हुशियू समझ जाती है कि यह सब शाओ ने किया है। वह उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और अपने लिए खूल भी ऑर्डर करती है। खूल देखकर शाओ पूछता है कि क्या ये उसके लिए भी हैं। हुशियू कहती है कि अगर वह चाहे तो रख सकता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी हुशियू के पापा अचानक आ जाते हैं। शाओ को तुरंत वॉशरूम में छिपना पड़ता है। असल में हुशियू के पापा उसके लिए लंच लेकर आए थे। हुशियू जल्दी से उन्हें वापस भेज देती है, लेकिन तभी उसके पापा अचानक वापस अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वह अपना लंच बॉक्स वहीं भूल गए थे। इस बार वे शाओ को देख लेते हैं। अब हुशियू और शाओ को सच बताना पड़ता है कि शाओ उसका टेनेंट भी है और उसका बॉस भी, क्योंकि हुशियू ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है और अब वह उसकी आर्किटेक्चरल कंपनी में काम कर रही है। ये सुनकर उसके पापा नाराज हो जाते हैं। वह नहीं चाहते थे कि हुशियू फिर से अपने फैसलों पर पछताए, और अगर लोगों को पता चलता कि वह अपने बॉस के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही है तो लोग बातें बनाते। वे उसे यह सब बंद करने को कहकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाते हुए उन्हें वह सारे पल याद आते हैं जब हुशियू छोटी थी और वे उसी अपार्टमेंट में रहने आए थे। दूसरी तरफ हुशियू बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पापा अब भी उसे गलत समझ रहे हैं। शाओ उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हुशियू खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। शाओ उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। तब शाओ अकेले ही घर का सारा काम करता है। वह बालकनी में प्याज भी लगा देता है और हुशियू के फूलों को पानी देता है। फिर भी जब हुशियू बाहर नहीं आती तो वह उसे कॉल करके झूठ बोलता है कि किचन का ड्रेनेज पाइप खराब हो गया है और उसे ठीक करना होगा, क्योंकि वही लैंडलॉर्ड है। मजबूरी में हुशियू बाहर आती है। शाओ उसे समझाता है कि अगर वह सबको साबित करना चाहती है कि वह कुछ कर सकती है तो उसे कंपनी को जिताने में मदद करनी होगी। दोनों साथ बैठकर डिजाइन बनाने में लग जाते हैं। हुशियू फैसला कर लेती है कि वह कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय बनकर धीरे धीरे अपनी उपलब्धियां हासिल करेगी और जीतेगी। ये कहकर वह बाकी डिजाइन्स पूरा करने चली जाती है। शाओ के सारे डिजाइन पूरे हो चुके होते हैं। उसकी टीम के मेंबर्स भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी वहां मिस झो भी आ जाती हैं। वह शाओ से कहती हैं कि घायल हाथ होने के बावजूद उसने समय पर डिजाइन पूरे कर दिए। ये सुनकर शाओ हल्की मुस्कान के साथ हुशियू की तरफ देखता है, क्योंकि असल में उसकी मदद उसी ने की थी। इधर झाओ का पति कैफे में उससे मिलने आता है। वह बताता है कि एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात अपने कुछ पुराने क्लासमेट से हुई थी और उन्होंने एक स्कूल रियूनियन पार्टी रखी है। वह झाओ को भी साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शाओ किसी व्यक्ति से मिलता है। उसने उस व्यक्ति को एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जांच करने के लिए रखा था। असल में जब उसके पिता के साथ हादसा हुआ था, तब जिस बिल्डिंग पर वे काम कर रहे थे वहां के स्टील में कुछ गड़बड़ थी। शाओ ये पता लगाना चाहता था कि अगर उसके पिता की वजह से वह दुर्घटना नहीं हुई थी तो असली गलती किसकी थी। तभी उसे हुशियू का कॉल आता है। जब उसे पता चलता है कि शाओ ड्रिंक कर रहा है तो वह उसे समझाने लगती है कि उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसका हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। शाओ उसकी बात मान लेता है और ड्रिंक करना बंद कर देता है।
घर पर दोनों मिलते हैं। हुशियो शाओ के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। शाओ उसे फिर से डिजाइन पर काम में लगा देता है और कहता है कि उसके हाथ में अब भी दर्द है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। दोनों नीचे बाकी पड़ोसियों की मदद करने चले जाते हैं। पुराने पड़ोसी हुशियो से कहते हैं कि उसने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो वह सर्किट भी ठीक कर सकती है। हुशियो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसे ठीक करने लगती है, लेकिन लाइट वापस नहीं आती। तभी शाओ अपने हाथ से सिर्फ एक स्क्रू टाइट करता है और लाइट आ जाती है। हुशियो यह देख लेती है कि उसका हाथ तो ठीक काम कर रहा है। शाओ तुरंत फिर से नाटक करने लगता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। हुशियो गुस्सा हो जाती है। उसे एहसास होता है कि शाओ अब तक उससे सारा काम करवाता रहा, जबकि वह खुद भी कर सकता था। अगले दिन ऑफिस में शाओ हुशियो को अपने केबिन में बुलाता है। हुशियो घबरा जाती है कि कहीं उसने फिर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन शाओ उसे बताता है कि वह और मिस झो अपने प्रोजेक्ट में हुशियो को भी डिजाइन क्रिएटर का क्रेडिट देना चाहते हैं। ये सुनकर हुशियो बहुत खुश हो जाती है। अब तक शाओ ने उसके लिए जो भी किया था उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए वह उसे अगले दिन डिनर ट्रीट पर इनवाइट करती है। घर लौटते समय हुशियो को उसकी आंटी का कॉल आता है। आंटी कहती हैं कि उसे अगले दिन एक ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। जब हुशियो मना करती है तो आंटी उसके पापा से बात करने लगती हैं। मजबूरी में हुशियो को हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि वह अपने पापा को और परेशान नहीं करना चाहती थी। यह सारी बातें शाओ सुन लेता है। वह जलन महसूस करता है और अटारी में चला जाता है। उसी समय गोंग का कॉल आता है, जो उसे अगले दिन मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने बुला रहा था। शाओ कहता है कि वह तो डेट पर जाने में व्यस्त रहेगा, लेकिन उसे लगता है कि वह डेट शायद कैंसिल हो जाएगी। गुस्से में वह हुशियो की दीवार पर लगे फॉक्स को मुक्का मार देता है, जिससे तेज आवाज आती है। हुशियो को लगता है कि शायद शाओ का सिर फिर से कहीं टकरा गया होगा। अगले दिन शाओ हुशियो से किसी खबर का इंतजार करता है। हुशियो परेशान होती है क्योंकि शाओ उससे बात नहीं कर रहा था। वह सोचती है कि उसने ब्लाइंड डेट वाली बात सुन ली होगी, इसलिए वह झाओ के कैफे से एक केक ऑर्डर करती है। उधर मिस्टर पाई झाओ के कैफे में जाते हैं। वह डिलीवरी बॉय को हुशियो का नाम और पता बोलते सुन लेते हैं। केक पर शाओ का नाम लिखा था, इसलिए मिस्टर पाई उसका पीछा करते हैं। वह देखते हैं कि केक हुशियो के घर जाता है और उसी घर से शाओ भी बाहर आता है। अब मिस्टर पाई समझ जाते हैं कि हुशियो और शाओ साथ रहते हैं। उधर हुशियो शाओ को ढूंढती है और उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। रात को जब वह रेस्टोरेंट पहुंचती है तो शाओ को अकेले डिनर करते देखती है। वह पूछती है कि वह यहाँ अकेला क्या कर रहा है। शाओ पलटकर पूछता है कि वह यहाँ अकेली क्यों आई है, क्योंकि उसे तो ब्लाइंड डेट के साथ आना था। तब हुशियो बताती है कि उसने उसी रात अपनी आंटी को ब्लाइंड डेट के लिए मना कर दिया था। वह सारी प्लानिंग तो शाओ के साथ डिनर पर आने के लिए कर रही थी। वह उसे केक से सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन शाओ पहले ही घर से चला गया। ये सुनकर शाओ खुश हो जाता है कि हुशियो ने उसके लिए ब्लाइंड डेट से मना कर दिया। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और केक काटते हैं। जब वे कैंडल बुझाने की कोशिश करते हैं तो वह बार बार जल उठती है। हुशियो मन ही मन एक इच्छा भी मांगती है। शाओ समझ जाता है कि उसने क्या मांगा होगा। वह बाहर निकलकर अपनी कार की चाबी हुशियो को दे देता है और कहता है कि वह अपने पेरेंट्स से मिल सकती है और सब ठीक कर सकती है। हुशियो वहां से चली जाती है, लेकिन शाओ का फोन बंद था और उसका वॉलेट भी कार में ही रह गया था, इसलिए उसे पैदल ही घर लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हुशियो अपने माँ पापा को अपने प्रोजेक्ट की सफलता के बारे में बताती है। उसके पापा उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया था। वे उससे उसके बॉस शाओ के बारे में भी पूछते हैं। हुशियो शाओ की बहुत तारीफ करती है। वह कहती है कि भले ही वह दिखने में सख्त लगता हो, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ रूममेट बनकर रहने में कोई समस्या नहीं है। जब मिस्टर पाई को पता चलता है कि शाओ और हुशियो साथ रहते हैं तो वह सोच में पड़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि आखिर शाओ को एक पुरानी सोसाइटी में रहने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी उसे शक होता है कि कहीं शाओ अपने प्रतियोगिता प्रोजेक्ट के लिए कोई प्राचीन पारंपरिक थीम तो नहीं सोच रहा, क्योंकि उस पुरानी सोसाइटी में वही पुरानी वास्तुकला, वही गलियां और वही पारंपरिक माहौल था। यही सोचकर मिस्टर पाई शाओ का आइडिया कॉपी कर लेता है। वह एक इंटरव्यू में सबको ये इशारा भी दे देता है कि इस बार वह अपनी प्रस्तुति में प्राचीन पारंपरिक थीम रखने वाला है। शाओ और उसकी टीम वह इंटरव्यू देखती है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि मिस्टर पाई ने उनका आइडिया चुरा लिया है। अब अगर वे दावा भी करें कि ये थीम उनकी थी तो सबको यही लगेगा कि मिस्टर पाई ने पहले बताया था, इसलिए वही असली आइडिया का मालिक है। टीम मीटिंग होती है, लेकिन वे तय नहीं कर पाते कि उन्हें उसी पारंपरिक थीम पर काम जारी रखना चाहिए या कुछ बिल्कुल नया सोचना चाहिए। परेशान होकर शाओ मर्डर मिस्ट्री गेम में चला जाता है। उसी समय उसे हुशियो के मैसेज आने लगते हैं।
वह जल्दी से उसे घर आने को कहती है, क्योंकि उनके अपार्टमेंट की छत पर एक बुजुर्ग महिला के सारे गुब्बारे फंस गए थे और वह बहुत परेशान हो रही थी। शाओ तुरंत लौट आता है। जब वे दोनों अटारी से ऊपर छत पर पहुंचते हैं तो वहां गुब्बारे तो होते हैं, लेकिन असल में वे गुब्बारे हुशु ने ही खरीदे थे। वह सिर्फ शाओ को गेम से बाहर बुलाना चाहती थी। अगर वह झूठ न बोलती तो शाओ अकेले गेम में बैठा रहता। दोनों वहीं छत पर बैठकर डिनर भी करते हैं। हुशु उसे अपनी सोसाइटी के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह बचपन से उसी घर और उसी सोसाइटी में पली बढ़ी है। भले ही उन पुराने घरों में आधुनिक बिल्डिंग जैसी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ अनगिनत यादें थीं। उसी ने उन घरों को आरामदायक और खास बना दिया था। ये सुनकर शाओ को अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा मिलती है। वह हुशु से पूछता है कि वह उन गुब्बारों का क्या करेगी। अगले दिन हुशु वे गुब्बारे बच्चों में बांट देती है और एक गुब्बारा आज की याद के रूप में शाओ को भी देती है। अब कॉन्फ्रेंस और प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन आ जाता है। मिस्टर पाई बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि शाओ तो प्रतियोगिता से बाहर हो चुका है और आज नहीं आएगा। लेकिन तभी शाओ अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। एक एक करके सभी ग्रुप्स अपनी प्रस्तुति देते हैं। जब शाओ की बारी आती है तो वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वह कहता है कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे जो आधुनिक और प्राचीन दोनों का संगम होगा। एक ऐसा स्थान जहां आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल में रहकर भी लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए प्राचीन पारंपरिक जीवन का अनुभव कर सकेंगे। यह अनोखा विचार जजों को बहुत पसंद आता है। आखिरकार शाओ की कंपनी प्रतियोगिता जीत जाती है। टीम बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ झाओ अपने पति का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उन्हें क्लास रियूनियन में जाना था। वह थोड़ी देर से पहुंचता है, लेकिन रियूनियन में आए सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। वे बताते हैं कि कॉलेज में वह बहुत लोकप्रिय लड़का था। आज भी लड़कियां उससे उसका वीचैट आईडी मांगती हैं, लेकिन उसने झाओ से शादी की है और वह उसी के प्रति वफादार है। वह किसी और लड़की में रुचि नहीं रखता। ये सुनकर झाओ खुश हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वह नोटिस करती है कि उसका पति बहुत थका हुआ और उदास लग रहा है। पूछने पर पता चलता है कि उसके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रही है, इसलिए वह परेशान है। उधर शाओ एक बार में किसी से मिलने जाता है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर पाई से हो जाती है। मिस्टर पाई उसे चेतावनी देता है कि भले ही शाओ ने अपना सरनेम बदल लिया हो, लेकिन एक दिन उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वह किसका बेटा है। शाओ को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपने दोस्त से मिलता है, जिसे उसने स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जांच के लिए लगाया था। उसे एक सुराग मिला था। उस कंपनी के डायरेक्टर का ड्राइवर वही शाओ को सच्चाई तक पहुंचा सकता था। घर लौटकर हम देखते हैं कि शाओ के पास अपने पिता के हादसे से जुड़ी सारी फाइलें हैं। उसने बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर पाई घर जाता है, जहां उसके पिता विदेश से लौटे होते हैं। वे उसके हारने से खुश नहीं थे। तभी हम मिस्टर पाई की माँ को देखते हैं, और यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। वह असल में शाओ की भी माँ है, यानी मिस्टर पाई शाओ का सौतेला भाई है। इसी वजह से वह शाओ से इतनी नफरत करता है, क्योंकि शाओ ने अपना सरनेम बदलकर भी बिजनेस में उसे हरा दिया था। अपने कमरे में जाते समय मिस्टर पाई को मर्डर मिस्ट्री गेम का एक टेम्पलेट मिलता है। जब वह झाओ के कैफे गया था, तब कॉफी के साथ उसे वह टेम्पलेट फ्री में मिला था। उस पर किन का नाम देखकर वह समझ जाता है कि वही शाओ है, और इसी सच्चाई के साथ एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।